हेलो स्टूडेंट्स, अपना सीनियर का सॉल्यूशन वाला चैप्टर चल रहा है। तो उसमें अपन ने सांद्रता ज्ञात करने की इकाइयों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ एक इकाइयाँ अपन ने की थी, जैसे मोलिलिटी तक अपन ने कर लिया था। तो लास्ट जो क्लास हुई थी अपनी, उसमें मैंने आपको मोलिलिटी पर आधारित कुछ क्वेश्चन दिए थे, कुछ होमवर्क के रूप में दिए थे और कुछ की कैलकुलेशन करने दी थी। तो एक क्वेश्चन था अपने, अगर अपन देखें तो उसमें मैंने लिखवाया था आपको कि 4.9 ग्राम H2SO4 250 ग्राम जल के अंदर घुला हुआ है, तो उसकी मोलिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो पूरा मैंने करके बता दिया था, कैलकुलेशन वगैरह आपको दी थी सिर्फ। तो 4.9 ग्राम H2SO4 में डिजोल है, तो उसकी मोलिलिटी कितनी आएगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0.2 m। ठीक है, कमेंट्स में कई स्टूडेंटों ने इसका आंसर सही करके दिया है। ठीक है, अच्छा लगा वो कमेंट्स में आंसर देख के कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, आगे आपके काम आएंगी ये चीज़ें। एक क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि 103.65 ग्राम HCl विलियन के अंदर 3.65 ग्राम HCl घुला हुआ है, तो मोलिलिटी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपन मोलिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी, 1 m आएगी। ठीक है, ये भी काफ़ी बच्चों का सही था। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था पूर्णतः होमवर्क के रूप में कि 120 ग्राम यूरिया 500 ग्राम जल के अंदर घुली हुई है, तो उसकी मोलिलिटी क्या होगी। इसका आंसर आएगा 4 m। ये भी सही था। इसी से आधारित एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि 120 ग्राम यूरिया को 500 ग्राम एक्वस विलियन के अंदर घोला गया है, तो विलियन की मोललता क्या होगी। तो इसकी मोललता आती है 5.26 m। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको मोलिलिटी पर आधारित थे, वो करवाए थे, है ना। तो 2 तो इसके कैलकुलेशन दी थी आपको, वो आप लोगों ने किया। ठीक है, और 2 पूर्णतः होमवर्क के रूप में दिए थे, ये भी आप लोगों ने किया। तो लगभग बच्चों ने इसके सही आंसर बताए। 1-2 बच्चों के थोड़े से आंसर मिसमैच हो रहे हैं, तो वो अपनी वापस कैलकुलेशन को थोड़ा सा आप इसमें देख लेना है। ठीक है। नेक्स्ट, मोलिलिटी के पश्चात मैंने आपको मोल फ्रैक्शन की कैलकुलेशन वगैरह, फॉर्मूला वगैरह वो बताया था। तो मोल फ्रैक्शन को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। मोल फ्रैक्शन को अपन मोल भिन्न या मोल प्रभाज्य या मोल अंश भी कहते हैं। तो क्या होता है कि किसी भी मिश्रण में किसी घटक के मोल अंश उस घटक के मोलों की संख्या तथा मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्याओं का अनुपात क्या कहलाता है, मोल अंश कहलाता है। जैसे थोड़ा सा अपन इस फॉर्मूले के रूप में वापस मैं देखता हूँ, रिवाइज करता हूँ, उसको ध्यान से देखना कि किसी मिश्रण के अंदर मान लो 2 घटक हैं A और B। तो B को अपन क्या मानते हैं, सोल्यूट मानते हैं, और A को अपन क्या मानते हैं, सोलवेंट मानते हैं। ठीक है, मोल अंश को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल X से रिप्रेजेंट डिनोट करते हैं अपन इसको कैपिटल X से। तो A के मोल अंश ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे, XA इक्वल टू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या होगा कि जिसके मोल अंश अपन ज्ञात कर रहे हैं उसके मोलों की संख्या। तो घटक A के मोलों की संख्या क्या होगी, Na, अनुपात किसके साथ होगा, मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो मिश्रण में कौन कौन उपस्थित है, A और B है, तो A के मोल प्लस में किसके मोल होंगे, B के मोल। ये किसके इक्वल होगा, ये N टोटल के इक्वल होगा, तो इसके साथ अनुपात में होगा। तो इसको अपन आगे ऐसे भी लिख सकते हैं कि XA इक्वल टू NA अपॉन में NA प्लस में NB। ठीक है, अब n क्या है, मोलों की संख्या है, तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। इसके इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, WA अपॉन MA। इसी प्रकार इसके इक्वल टू क्या होगा, WB अपॉन में MB, और इसके इक्वल टू क्या होगा, WA अपॉन में MA। तो ये मान भी रख के इसमें कर सकते हैं। उसी प्रकार जो दूसरा घटक है उसके मोलों की संख्या क्या होगी, XB इक्वल टू क्या, सॉरी उसके मोलों की संख्या नहीं, मोलन्स क्या होंगे, XB इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, NB अपॉन में NA प्लस में NB। यानी जिसका अपन ज्ञात करें उसके मोलों की संख्या अनुपात में क्या होगा, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्याओं का। तो यहाँ पर भी ये WB MB के वैल्यू रख के अपने इसको और आगे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण चीज इसके अंदर आपको बताई थी कि मिश्रण के अंदर जितने भी घटक होते हैं उन सभी घटकों के मोल अंशों का योग सदैव कितना आता है, 1 आता है। तो अपने पास तो बाइनरी सॉल्यूशन इसमें 2 ही घटक हैं, तो इसके मोल अंश क्या होंगे, XA प्लस XB इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, 1। ये जो अपन सूत्र लिखा है ये आगे अपन जब राउल्ट्स का नियम करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं तब उस जगह अपने ये बहुत काम आता है। तो इसको आपको थोड़ा सा क्लियरली दिमाग के अंदर आपको रखना है। ठीक है, दूसरा एक चीज और बताई थी मैंने आपको कि मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता और ताप से क्या रहता है, अप्रभावित रहता है। देखो यहाँ पर अपन जितनी भी यूनिट्स कर रहे हैं
तो वे यूनिट से ही ताप से प्रभावित होंगे जिनमें कौन प्रयुक्त होता है, वॉल्यूम प्रयुक्त होता है, आयतन प्रयुक्त किया जाता है। जिनमें मास द्रव्यमान भार प्रयुक्त होगा वे ताप से क्या रहेंगी, अप्रभावित रहेंगी। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा रिवाइज करवाया आपको फटाफट जल्दी से, है ना, तो आप लोगों के भी दिमाग में आ गया होगा। अब इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है अक्सर परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन इस पर आधारित हैं, वो अपन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि एक मिक्सचर में ए के 0.5 मोल, बी के कितने मोल हैं, 0.2 मोल घुले हुए हैं, तो ए व बी के मोल अंश ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने फॉर्मूला अगर क्लियर है तो सरलता से अपन इसको कर सकते हैं। तो देखो क्या है कि एक मिक्सचर के अंदर ए के 0.5 मोल हैं, बी के 0.2 मोल हैं, तो ए और बी के मोल अंश अपने को ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे अपन, ए और बी के ज्ञात करने हैं, तो ए का मोल अंश या अपन यूं कहें कि ए के मोल अंश, तो क्या लिखेंगे अपन, एक्स ए। सूत्र क्या है, एन ए अपॉन में एन ए प्लस में एन बी, यानी ए के मोलों की संख्या अपॉन मिश्रण में कुल मोलों की संख्या। ठीक है, तो ये चीज देखें तो यहां पर अपने को किसकी आवश्यकता होगी, एन ए की आवश्यकता होगी। एन ए का मान कितना दे रखा है अपने पास है, 0.5 मोल्स। ठीक है, फिर किसकी आवश्यकता होगी अपने को, एन बी की आवश्यकता होगी, तो एन बी का मान कितना दे रखा है अपने को, 0.2 मोल, तो इक्वल टू एक्स अपन कर दें। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, तो मैंने रफली आपको बताया था। तो कोई भी क्वेश्चन आप करो ना तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि सबसे पहले अपने को वो चीज़ें लिखनी है जो अपने को दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो अपने पास गिवन है वो लिखें, तो गिवन में क्या दे रखा है, ए के मोल यानी एन ए इक्वल टू क्या है, 0.2 मोल। फिर बी के मोल यानी एन बी इक्वल टू क्या है, सॉरी ए के 0.5 मोल है, बी के कितने हैं, 0.2 मोल। ठीक है, अपने को ज्ञात क्या करना है, एक तो एक्स ए की वैल्यू ज्ञात करनी है और दूसरा एक्स बी की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो चूंकि एक्स ए इक्वल टू क्या होता है, एन ए अपॉन एन ए प्लस में क्या होगा, एन बी। ठीक है, तो एन ए की वैल्यू अपने पास कितनी है, 0.5 अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो एन ए का मान कितना है, 0.5 प्लस में एन बी का मान कितना है, 0.2। इसको सोल्व कर लो, वो किसका मान आ जाएगा, एक्स ए का, ए के मोलन से आपके पास आ जाएंगे। तो आप कैलकुलेशन इसकी करना। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अपन बी के मोलन्स ज्ञात करें, तो एक्स बी इक्वल टू फॉर्मूला अपने पास क्या बनेगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस में क्या होगा, एन बी। ठीक है, तो बेटा एन बी की वैल्यू अपने पास कितनी है, 0.2 अपॉन एन ए की वैल्यू कितनी है, 0.5 प्लस में एन बी का मान कितना है, 0.2 है। इसको सोल्व कर लो, वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एक्स ए और एक्स बी को कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने आपको बताया था कि मिश्रण के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे पर सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का योग सम क्या होगा, सदैव एक होगा। तो एक्स ए और एक्स बी दो ही कंपोनेंट है, दो के ही मोल फ्रैक्शन अपन ने ज्ञात किए हैं, तो एक्स ए प्लस में एक्स बी इक्वल टू यहां पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप एक्स ए को कैलकुलेट करोगे, फिर एक्स बी की फाइनल वैल्यू निकालोगे, दोनों को जोड़ के देख लेना, अगर दोनों का सम 1 आता है तो अपने द्वारा किया गया क्वेश्चन क्या है, सही है। थोड़ा बहुत पॉइंटों में कुछ उधर उधर हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्लियर है। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन पर, बाकी मैं थोड़ा शॉर्टली आपको बताऊंगा कि देखो एक मिक्सचर है अपने पास, उसमें दो घटक हैं ए और बी। ठीक है, ए के मोलों की संख्या अपने को दे रखी है 0.5 और बी के मोलों की संख्या अपने को दे रखी है 0.2। तो इन ए और बी दोनों के मोल फ्रैक्शन, मोल अंश यानी एक्स का मान अपने को ज्ञात इसमें करना है। तो सबसे पहले अपने पास जो गिवन है अपन वो देखें, तो ए के मोल कितने हैं, ए के मोल को अपन किससे डिनोट करेंगे, एन ए से। एन ए की वैल्यू कितनी है, 0.5।
ठीक है। बी के मोल यानी एन बी की वैल्यू कितनी है 0.2। अपने को कैलकुलेट क्या करना है एक्स ए का मान, और दूसरा कैलकुलेट क्या करना है एक्स बी का मान अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले से एक्स ए इक्वल टू क्या होगा, ए के मोलों की संख्या अपॉन मिश्रण में कुल मोलों की संख्या। तो मिश्रण में कुल मोलों की संख्या, इसको अपन बेटा देखो एन टोटल इक्वल टू लिख सकते हैं। तो एन ए प्लस में क्या आ गया एन बी, एन ए की वैल्यू कितनी है 0.5 और एन बी की वैल्यू कितनी 0.2। तो इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेशन कर दो, इसका भाग दे दो और एक्स ए का मान यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार एक्स बी इक्वल टू क्या होगा एन बी अपॉन में एन ए प्लस में एन बी। तो ये भी अपन किसके इक्वल टू लिख सकते हैं, एन टोटल के इक्वल टू लिख सकते हैं। तो टोटल का मतलब जितने भी हैं उन सभी के मोलों का योग। तो ए और बी दो ही प्रेजेंट अपने पास, तो बी के मोल्स कितने हैं 0.2, ए के कितने हैं 0.5 प्लस में बी के कितने हैं 0.2। इसको सोल्व कर लो, वो किसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स बी की वैल्यू अपने पास यहाँ पर आ जाएगी। अपने मोल फ्रैक्शन की जब डेफिनेशन की थी, उसका फॉर्मूला वगैरह अपने जब प्राप्त किया था, तब अपने लिखा था कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। सदैव एक आएगा, जितने भी घटक होंगे उन सब के लिए अपने पास तो दो घटक है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी लिखेंगे इक्वल टू क्या आएगा एक आएगा। तो यहाँ से एक्स ए की वैल्यू प्राप्त करो, यहाँ से एक्स बी की वैल्यू प्राप्त करो, दोनों को जोड़ के देख लो। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों के समझ में आया होगा। थोड़ी सी परिभाषा को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, कॉपी करो, इसको कॉपी करना है फटाफट इसको ना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन अपने पास क्या है देखो, समझे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक मिश्रण में, एक मिश्रण है उसमें 36 ग्राम क्या है H2O, 46 ग्राम क्या है C2H5OH। इसको क्या कहेंगे एथेनॉल कहेंगे। C2H5OH क्या होगा एथेनॉल होगा। और 32 ग्राम्स क्या है CH3OH। CH3OH को क्या कहेंगे मेथेनॉल कहेंगे। C2H5OH क्या है एथेनॉल है, एल्कोहल ग्रुप के हैं, और CH3OH क्या है मेथेनॉल है। तो प्रत्येक का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करो, यानी अपने को जल के मोल अंश ज्ञात करने हैं, एथेनॉल के मोल अंश ज्ञात करने हैं, और थर्ड अपने को क्या करना है मेथेनॉल के मोल अंश ज्ञात करने हैं। तो बेटा मोल अंश ज्ञात करने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता होती है, मोलों की संख्या की आवश्यकता होती है। तो देखो ध्यान से देखना इसको कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर तो डायरेक्टली अपने को मोलों की संख्या दे रखी है, तो अपने को मोलों की संख्या अलग से ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपन सेकंड क्वेश्चन को देखें तो किसी भी कंपोनेंट्स के मोलों की संख्या अपने को नहीं दे रखी, लेकिन मोल फ्रैक्शन को सोल्व करें तो अपन किसको लेंगे मोलों की संख्या को लेंगे। तो मोलों की संख्या अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी। दूसरा अपन मोलों की संख्या को अलग से ज्ञात न करके सीधा भी कर सकते हैं, वो तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। अपने पीछे मोल फ्रैक्शन डेफिनेशन किया तब उसमें लिखा भी था, ठीक है। तो सबसे पहले अपन प्रत्येक कंपोनेंट के लिए मोलों की संख्या को ज्ञात करते हैं। और ध्यान रखना बेटा मोलों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है W/m, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। तो प्रत्येक का वेट तो दे ही रखा है, मॉलिक्यूलर वेट को अपन किससे कैलकुलेट करेंगे, उस कंपोनेंट का जो फॉर्मूला है उससे अपन कैलकुलेट इसको करेंगे, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा इसको अपन देखें। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर अपने पास जो गिवन है वो देखें अपन, जो दे रखा है वो देखो H2O का मान दे रखा है ना। तो अपन लिख सकते हैं WH2O इक्वल टू कितना है 36 ग्राम, ठीक है। अब WH2O है तो अपने पास MH2O भी होना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट को अपन किससे कैलकुलेट करेंगे उसके फॉर्मूले से। तो मैंने पहले भी आपको बताया था H2O का अपन कैसे लेंगे, एक हाइड्रोजन का कितना होता है एक, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 2 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है 16, एक ही ऑक्सीजन है तो टोटल कितना आ गया 18 ग्राम, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कितना है 18 ग्राम, ठीक है। अब यहां से अपन लिख सकते हैं NH2O। तो NH2O इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा WH2O अपॉन में क्या लिखेंगे MH2O।
तो WH2O का मान बेटे कितने दिया अपने पास से, WH2O का मान है 36, MH2O का मान कितना है 18, तो NH2O इक्वल टू अपने पास कितना आ गया 2 मोल्स। यानी इस मिश्रण के अंदर जल के मोलों की संख्या कितनी है 2 मोल है। ठीक है, इसी प्रकार अपन क्या लिखें इसमें, जल के तो हो गए, फिर किसके ज्ञात करें अपन, एथेनॉल के। तो देखो अपन लिख सकते हैं WC2H5OH इक्वल टू वेट ऑफ एथेनॉल कितना है 46 ग्राम। अब यहां से मोलिकुलर वेट एथेनॉल का आ जाएगा अपने पास, कितना आएगा देखो C2H5OH अपने को दे रखा है। वैसे ये कुछ जनरल फॉर्मूले होते हैं जो हमेशा लगभग काम आते रहते हैं, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन एक दो बार जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अच्छी तरीके से ये क्लियर हो जाएंगे। तो अपन इसको कैलकुलेट करके देखें, एक कार्बन का कितना होता है 12 होता है, कितने कार्बन है 2, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो मल्टीप्लाई किससे हो गया 6। ठीक है, फिर अपने पास कौन सा है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, और बाकी कुछ है नहीं। तो देखो कितना हो गया 24 + 6 + में 16, तो 30 + में 16 इक्वल टू कितना आ गया 46। तो एथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट अपने पास कितना आ गया 46 ग्राम्स। तो यहाँ से अपन एथेनॉल के मोलों की संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या होगा फॉर्मूला अपने पास से, वेट ऑफ एथेनॉल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एथेनॉल। तो वेट ऑफ एथेनॉल बेटे कितना है 46 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 46, तो इक्वल टू कितना आ गया 1 मोल। यानी इस मिक्सचर के अंदर एथेनॉल के कितने मोल प्रेजेंट हैं 1 मोल प्रेजेंट है। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड कौन सा अपने पास मेथेनॉल है। तो मेथेनॉल के लिए अपन मोलों की संख्या को कैलकुलेट करें तो क्या होगा देखो, W मेथेनॉल, वेट ऑफ मेथेनॉल इक्वल टू क्या है 32 ग्राम्स, 32 ग्राम्स। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेथेनॉल कितना होगा, मैं वापस इसको बता देता हूं थोड़ा सा, जैसे अपन एथेनॉल का क्या उसी प्रकार मेथेनॉल का करेंगे, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया ये कुछ जनरल सी चीज़ें होती हैं जो बार बार क्वेश्चन के अंदर आपको मिलेंगी, तो इसलिए अपने को कैलकुलेट करके समय अपना खराब ना हो, इसलिए डायरेक्ट आपके याद हो जाने चाहिए, है ना, और जब प्रैक्टिस करोगे तो याद स्वतः हो जाएंगे। तो कार्बन का बेटा कितना होता है 12, एक ही कार्बन है, हाइड्रोजन कितने 4, तो 1 × 4 अपन लिख सकते हैं, ऑक्सीजन का कितना हुआ 16, तो कितना हो गया 12 + में 5 + में 16, तो 17 + में 16, तो इक्वल टू कितना हो गया 33। सॉरी 4 × 1 यानी 4 ही आएगा, यहाँ पर प्लस में 16 ये जोड़ दिया था, एक हाइड्रोजन का 1 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 + 4 कितने हो गए 16, और 16 कितना होगा 32 ग्राम्स। तो मेथेनॉल के लिए मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 32 ग्राम्स, तो अपन क्या लिखेंगे 32 ग्राम्स। अब यहाँ से अपन मेथेनॉल के मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, तो N मेथेनॉल इक्वल टू क्या होगा वेट ऑफ मेथेनॉल अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेथेनॉल। तो वेट ऑफ मेथेनॉल कितना आया है अपने पास क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 32 ग्राम्स, और मॉलिक्यूलर वेट अपने इसके फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है, ये कितना आया है 32 ग्राम्स। तो NCH3OH मोल्स ऑफ मेथेनॉल इक्वल टू अपन कितना लिख सकते हैं 1 मोल। तो इस प्रकार अपने पास इस मिश्रण के अंदर जो 3 कंपोनेंट्स थे उन तीनों के मोलों की संख्या आ गई। H2O के कितने हैं 2 मोल, एथेनॉल के कितना है 1 मोल, और मेथेनॉल का कितना है 1 मोल। लेकिन अपने को कैलकुलेट क्या करना है, प्रत्येक कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन अपने को ज्ञात करने हैं। तो देखो मोल फ्रैक्शन मोल भिन्न मोलेंस के फॉर्मूले से अपन देखें तो सबसे पहले अपन H2O के लिए कैलकुलेट करें तो अपन क्या लिखेंगे इसमें देखो XH2O इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा मोल्स ऑफ H2O। डेफिनेशन क्या है अपने पास, मिश्रण में कुल मोलों की संख्या, तो कुल मोल कितने होंगे N टोटल के इक्वल टू लिखेंगे, तो मोल्स ऑफ H2O प्लस में मोल्स ऑफ एथेनॉल प्लस में मोल्स ऑफ मेथेनॉल।
ये अपन किसके इक्वल टू लिख सकते हैं, एन टोटल के इक्वल टू लिख सकते हैं। तो देखो H2O के मोलों की संख्या कितनी है अपने पास, 2 अपॉन में H2O का कितना है 2, एथेनॉल के कितने आए 1 और मेथेनॉल का भी कितना आया 1। तो XH2O इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा 2 अपॉन में 4। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करना, वो इस मिश्रण के अंदर किसकी संख्या आ जाएगी, जल के मोल अंश का संख्या अपने पास आ जाएगी। इसी प्रकार अपन किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, एथेनॉल के लिए। तो देखो यहीं पर बता देता हूं मैं थोड़ा सा, एथेनॉल के लिए सूत्र क्या होगा, एक्स एथेनॉल इक्वल टू परिभाषा से क्या होगा, मोल्स ऑफ एथेनॉल C2H5OH अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो एथेनॉल के मोलों की संख्या कितनी है, अपने कैलकुलेट किया कितना है 1 मोल, और टोटल मोल्स ऑफ कितने हैं, एन टोटल का मान इसके इक्वल टू है ना, तो टोटल मोल्स कितने हैं यहाँ पर 4, तो ये एथेनॉल के मोल अंश आ जाएंगे। इसी प्रकार अपन मेथेनॉल के ज्ञात करेंगे, तो एक्स मेथेनॉल इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ मेथेनॉल अपॉन में एन टोटल, कुल मोलों की संख्या। तो मेथेनॉल के मोल कितने हैं 1 और एन टोटल की वैल्यू कितनी है 4, इसको कैलकुलेट कर लो, वो मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे किसके, मेथेनॉल के आ जाएंगे। तो इस प्रकार मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग अपन मोल अंश मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज देखो, यहाँ पर आप एक चीज करके देखना कि जल के मोल अंश आ गए ये वाले, ठीक है, एथेनॉल के मोल अंश आ गए ये वाले, और मेथेनॉल के मोल अंश आ गए ये वाले, इन सभी का योग करोगे तो वो योग कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि यही मोल अंश की विशेषता है कि मिश्रण में उपस्थित सभी घटकों के मोल अंशों का योग कितना होगा, सदैव 1 होगा, चाहे उसमें 2 हों, चाहे 3 हों, चाहे 4 हों। जैसे पहला क्वेश्चन अपन ने किया उसमें 2 ही कंपोनेंट थे, दोनों का योग 1 आ रहा है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में 3 अलग अलग घटक हैं, 36 ग्राम H2O है, 46 ग्राम एथेनॉल है और 32 ग्राम क्या है, मेथेनॉल है। तो इन सभी के भी मोल अंश का योग क्या आना चाहिए, अपने पास से 1 आना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉपी करना है इसको। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सॉल्यूशन के अंदर 16 ग्राम क्या है मेथेनॉल और 90 ग्राम क्या है H2O। तो H2O और मेथेनॉल के मोल अंश, मोल प्रभाज्य या मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करो। ठीक है, तो देखो जो सेकंड क्वेश्चन था सेम उसी प्रकार से है, इसके अंदर 2 घटक है। मोल फ्रैक्शन ज्ञात करने के लिए अपने को मोलों की संख्या की आवश्यकता होगी, या अपन डायरेक्ट इससे भी करेंगे तो वो WB और MB का मान रखना पड़ेगा, तो वो थोड़ा जटिल होगा, लेकिन आप सीधे मोलों की संख्या पहले ज्ञात कर लो। तो जिस प्रकार सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपन ने प्रत्येक घटक के लिए पहले मोलों की संख्या ज्ञात की थी, उसी प्रकार इसके अंदर भी प्रत्येक घटक के लिए मेथेनॉल और जल के लिए आप मोलों की संख्या ज्ञात करोगे और फिर आप निकालोगे मान किसका, XH2O और X मेथेनॉल। तो बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह है ये, बस अंतर क्या है, सेकंड में 2-3 घटक थे और थर्ड क्वेश्चन के अंदर कितने घटक हैं, थर्ड क्वेश्चन के अंदर कितने घटक हैं, 2 घटक हैं। तो आप इसको कैलकुलेट। तो नेक्स्ट अपनी यूनिट कौन सी, इसमें अगले यूनिट से अपन करते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। इसको डिनोट करेंगे परसेंटेज W/W से। देखो द्रव्यमान प्रतिशतता की अपन परिभाषा लिखें तो क्या होगी, किसी विलय के ग्राम भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 100 भाग में उपस्थित होती है, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, तो देखो ये 3 यूनिट्स हैं,
द्रव्यमान प्रतिशतता, इसके पश्चात अपन आयतन प्रतिशतता करेंगे और फिर तीसरी करेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो तीनों की परिभाषा में कोई विशेष अंतर नहीं है, सिंपल से इनकी परिभाषा डेफिनेशन वगैरह पूछी नहीं जाती है। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो इसमें जरूर बनते हैं, तो वो मैं आपको करवाऊंगा। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए क्या लिखा है अपने कि विलेय के ग्राम भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार भाग में उपस्थित होती है क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। तो इस डेफिनेशन से अपने इसका फॉर्मूला बनाएं तो अपने पास क्या होगा? द्रव्यमान प्रतिशतता। तो मैंने बताया था विलेय की जो मात्रा होगी वो किसके साथ अनुपात में होगी? विलायक या विलयन। तो यहां पर अपने विलेय के साथ किसको ले रहे हैं? विलयन को ले रहे हैं, तो विलयन के साथ होगी। तो देखो विलेय का द्रव्यमान किसमें लेंगे? ग्राम में, अपॉन विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, ये भी किस में लेंगे अपन? ग्राम में। प्रतिशत है तो गुणा में क्या होगा? 100। अब देखो विलयन इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं? विलेय प्लस विलायक यानी सॉल्यूशन इक्वल टू क्या लिखते हैं? सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। तो फिर ये अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वेट ऑफ सोल्यूट यानी विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का द्रव्यमान प्लस में क्या होगा? विलायक का द्रव्यमान। और प्रतिशत है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन? 100 से, क्योंकि सॉल्यूशन इक्वल टू क्या लिखते हैं? सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट अपन लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा शॉर्ट में करके लिखें तो द्रव्यमान प्रतिशतता W/W इक्वल टू क्या होगा? विलेय पदार्थ। मैंने बताया था बाइंड्री सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट होंगे ए और बी। बी को अपन क्या मानते हैं? सोल्यूट, और ए को क्या लेते हैं? सॉल्वेंट। तो सोल्यूट यानी बी का द्रव्यमान, तो अपन क्या लिख सकते हैं? WB अपॉन में क्या है? WB प्लस में क्या होगा? WA, और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन? 100 से करेंगे। ठीक है, तो ये द्रव्यमान प्रतिशतता का अंतिम फॉर्मूला अपने पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इसकी सहायता से अपन इसको कर सकते हैं। दूसरा देखो, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं यहीं पर, आगे यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विलेय और विलायक से पता है अपने को विलयन बनेगा। तो विलेय अपन क्या लिखेंगे? विलेय के द्रव्यमान को WB से, विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, तो विलयन के द्रव्यमान को तो अपन किससे लिखेंगे? W से, और विलयन है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? सॉल्यूशन, और प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा अपन किससे कर देंगे? 100 से। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर थोड़ा सा इसको इस प्रकार अपन डिटेल से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये द्रव्यमान प्रतिशतता का फॉर्मूला अपने पास आ गया। अब देखो इस पर आधारित एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा, NCERT की बुक में दे रखा है। इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उठा के दे देता है सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड से 500 ml विलयन बनाया गया है तथा सॉल्यूशन का घनत्व, विलयन का घनत्व कितना है? 1.1 ग्राम प्रति ml है। तो ऑक्जेलिक एसिड की द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होगी? तो बेटा एक चीज हमेशा ये ध्यान रखना, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, मैथ में इतने नहीं होते हैं उनके यूनिट से। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर आप जो भी फॉर्मूले याद, जो भी यूनिट्स याद करो, जो भी फॉर्मूले सूत्र आप याद करो, उनको यूनिट सहित, मात्रक सहित जरूर याद करना, क्योंकि कई बार मात्रक में क्वेश्चन को आपको घुमा दिया जाता है। तो मात्रक अच्छी तरीके से याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर डेंसिटी अपने को क्या दे रखी है? 1.1 ग्राम दे रखी है। तो जो फॉर्मूला अपन ने बनाया उसकी सहायता से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की अपन कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना आपको। ठीक है, तो देखो मैंने बताया हुआ है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है? जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है उसको अपने को आइडेंटिफाई करना है। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन के देखिए अपने पास जो गिवन है वो क्या ले है अपने पास से कि 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड से 500 ml सॉल्यूशन है। ऑक्जेलिक एसिड क्या होगा? सॉलिड फेज में होगा। और मैंने बताया था अगर विलयन के अंदर दो घटक ले रहे हैं, उसमें एक की भौतिक अवस्था ठोस है, दूसरे की लिक्विड है, तो सीधी सी बात है ठोस वाला क्या होगा? सॉल्यूट होगा, विलेय पदार्थ होगा। तो अपन कह सकते हैं ऑक्जेलिक एसिड यहाँ पर क्या है अपने पास से? सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट पदार्थ का अपने को द्रव्यमान दे दिया, और सॉल्यूट के द्रव्यमान को अपन किससे लिखेंगे? WB से। तो मतलब WB का मान अपने पास आ गया। तो WB इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे? 11 ग्राम से 500 ml सॉल्यूशन, तो ml मिलीलीटर में दे दिया तो अपन लिख सकते हैं इसको V सॉल्यूशन। विलयन का आयतन कितना है अपने पास? 500 ml। डेंसिटी घनत्व है, तो विलयन का घनत्व D इक्वल टू अपने पास कितना है? 1.1 ग्राम प्रति ml। तो अपने को ज्ञात क्या करनी है? द्रव्यमान प्रतिशतता अपने को ज्ञात इसमें करनी है।
ठीक है। अब देखो द्रव्यमान प्रतिशतता का अगर अपन फॉर्मूला देखें तो अपने पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो कहीं पर है ही नहीं, अपने पास क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन है। क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर ये इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया और अपने को क्वेश्चन में आवश्यकता किसकी है, वेट ऑफ सॉल्यूशन की आवश्यकता है। लेकिन बेटा एक से ध्यान रखो, साथ में अगर क्वेश्चन में डेंसिटी अपने को दे रखी है तो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ घुमा फिरा के दे रखा है। ठीक है, तो डेंसिटी की सहायता, डेंसिटी है किसकी, सॉल्यूशन की डेंसिटी है। क्वेश्चन के अंदर जो मोस्टली आपको डेंसिटी दी हुई होगी वो सॉल्यूशन की ही मिलेगी। ठीक है, तो डेंसिटी किसकी दे रखी है अपने को, सॉल्यूशन की दे रखी है। तो इस डेंसिटी और इस वॉल्यूम से अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि अपने को पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन M होता है, सॉरी W अपॉन में क्या होता है, V। ठीक है, अपने को किसका मान चाहिए, W का मान चाहिए, तो इसके